नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास +1 का जो है वो सेकेंड चैप्टर करेंगे। आई होप आपको जो है वो फर्स्ट चैप्टर मैंने अच्छे से समझा दिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको जो है समझाया है, तो आप जो है वो अच्छे से मेरे चैनल पे विजिट करके जो है देख सकते हैं। ठीक है। और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी जो है आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जो बायोलॉजी का जो है क्लास +1 का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है उसका नाम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो चैप्टर है आपको नीट में भी आप आएगा, टीचिंग एग्जाम्स में भी आएगा। ठीक है, कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं जनरली आपको जो है बता दूं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है मेरे को हर साल नीट में देखने को मिलते हैं, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसके जो इस चैप्टर में से जो है वो हर साल जो है टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, अच्छे से जो है वो यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट मैं आपको करवाऊंगा, जैसे आपका जो एरिस्टोटल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। कैरोलस लीनियस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल के बारे में यहाँ पे जो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कोपलैंड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कार्ल वॉइस के बारे में हम यहाँ पे जो है ध्यान देंगे। आर.एच. विटेकर के ऊपर हम जो है यहाँ पे ध्यान देंगे। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आप उसको जो है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और जो भी आपको जो है इनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है, तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में जो है जरूर लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जो है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है। इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आपको देखने को मिलता है कर्ड के अंदर। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि कर्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका जो आप जो है दोनों क्वेश्चनों का जो है आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आपको कैसा वीडियो लगा मेरा, वो भी आप बताइएगा मेरे को। और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे जो है जो भी पीडीएफ होती है या नोट्स होते हैं मेरे, वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जो नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपको वहां पे शेयर कर देता हूँ। जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो है हर संभव मदद जो है देता हूँ, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। एंड अगर आप हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज मैंने प्रिपेयर की है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपको जो है काफी लाभदायक रहेगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे जो है चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास +1 की एनसीईआरटी का जो है चैप्टर ये 2 है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। असल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी का एक पार्ट था आपका क्लासिफिकेशन। क्या था? टैक्सोनॉमी का क्या पार्ट था? एक जो है वो पार्ट था क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो आपका टैक्सोन से आया है। ठीक है। और टैक्सोनॉमी जो फादर है उसके, वो है आपके कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। और ये वही कैरोलस लीनियस है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं, जिसमें वो बोलता है कि किसी भी स्पीशीज की नेम में एक जीनस का नेम होता है, जेनरिक नेम होता है, और एक जो स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस। तो सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे करनी है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। और बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे जाओ उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर जाओ, हम उनको जो यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एंशियंट टाइम में याद रखना है आपको कि हम 3 कैरेक्टर्स के ऊपर जो क्लासिफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। पहला फूड, दूसरा शेल्टर, तीसरा जो है वो आपका तीसरा जो आपका था क्लोथिंग के आधार पर। इसके आधार पर, क्लोथिंग के आधार पर।
तो इन 3 कैरेक्टर्स के आधार पर जो है हम यहाँ पे जो है क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक मेथड जो फॉलो नहीं किया जाता था। तो पहले साइंटिस्ट आए, वो आए एरिस्टोटल, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पर? साइंटिफिक बेसिस पर, साइंटिफिक बेसिस पर, इसको याद रखना है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्होंने जो है वो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए, एक बताया प्लांट्स और एक बताए आपके एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा, एक हर्ब्स में, जड़ी बूटियों में, दूसरा श्रब्स में, झाड़ियों में, तीसरा ट्रीज में, ठीक है। और एनिमल्स को इन्होंने जो है वो 2 तरीका से बांटा, एक आपके रेड ब्लडेड एनिमल्स जिनका जो है खून रेड ब्लडेड है, और एक आपके जो है नॉन रेड ब्लडेड, यानी कि जिनका जो है खून रेड ब्लडेड नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे बांटा वो थे आपके एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। ये वही एरिस्टोटल हैं जिनको हम बायोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। कौन है? एरिस्टोटल है। और फादर ऑफ जोलॉजी कौन है? वो भी कौन है? एरिस्टोटल है। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कैरोलस लीनियस की। किसकी आती है? कैरोलस लीनियस की यहाँ पे बात आती है। तो कैरोलस लीनियस 2 किंगडम सिस्टम देते हैं। क्या देते हैं? 2 किंगडम सिस्टम देते हैं। और 2 किंगडम सिस्टम में वो पहला किंगडम रखते हैं प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। ये वही कैरोलस लीनियस है जिन्होंने टैक्सोनॉमी की खोज की, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है, वही कैरोलस लीनियस है। तो 2 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया, जो कि सिस्टमेटिक्स के भी फादर हैं, टैक्सोनॉमी के भी फादर हैं, उनके द्वारा दिया गया। सिंपल सी बात याद रखना है कि जितने भी प्लूग्रेनियल की थी, बैक्टीरिया था, फंगस थी, वो सब इन्होंने जो कहाँ पे इंक्लूड किए थे? प्लांटी में इंक्लूड किए थे। किसके आधार पर? उनके सेल वॉल के आधार पर, ठीक है, सेल वॉल के आधार पर। इस सबके पास सेल वॉल है तो उनको जो हम प्लांटी में डाल देते हैं। जो नॉन सेल वॉल वाले थे, जिनके पास सेल वॉल नहीं थे, इनको कब कहाँ डाला गया? वो एनिमलिया में जो है इनको डाल दिया गया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब सिंपल सा बात याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं ली गई थी। सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में यहाँ पे जो है बताया नहीं गया था फर्क क्या है, ठीक है। ये भी नहीं बताया गया था कि कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी नहीं बताया गया था। दूसरा यहाँ पे जाओ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी नहीं बताया गया था। जनरली फोटोसिंथेटिक में जो एल्गी आती है, नॉन फोटोसिंथेटिक में फंगाई आती है, इसको आपने याद रखना है। तीसरा यहाँ पे जाओ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी जो है यहाँ पे नहीं बताया गया था। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कहाँ बताए गए? जो आने वाले आगे के जो किंगडम्स आएंगे उसमें ये बताए गए थे, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब बात यहाँ पे करते हैं 3 किंगडम सिस्टम की। इसकी 3 किंगडम सिस्टम की यहाँ पे जो है वो बात की जाती है। तो 3 किंगडम सिस्टम देते हैं आपके अर्नेस्ट हैकल। कौन देता है? अर्नेस्ट हैकल। सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने बात की थी 2 किंगडम सिस्टम में कि फंगस को जो है प्लांटी में इंक्लूड किया गया था। फंगस को जो है वो प्लांटी में इंक्लूड किया गया था। तो हैकल ने देखा कि जब स्टडी किया कि उनकी जो सेल वॉल है वो तो आपकी प्लांट्स के साथ मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। और फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? वो आपकी काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। तो काइटिन तो सेलुलोज से अलग है। तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि फंगस को अलग किंगडम में डाल दिया। यहाँ पे 3 किंगडम सिस्टम आए, प्लांटी के साथ साथ एनिमलिया भी आया, और आपका यहाँ पे एक नया किंगडम देखने को मिला, फंगस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर उधर हो सकता हूँ किंगडम्स में, तो आप इसको जो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो 3 किंगडम सिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक और डोमेन सिस्टम आता है, 3 डोमेन
सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम कौन देता है आपका? वो कार्ल वॉयस देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल वॉयस। ठीक है, थ्री डोमेन सिस्टम देता है। थ्री डोमेन सिस्टम में जो पहला डोमेन था उसका बैक्टीरिया, दूसरा था आपका आर्की, तीसरा था आपका यूकैरियोटा। ठीक है, और ये यूकैरियोटा जो है आपका किससे संबंधित है? ये यूकैरियोटिक से संबंधित है। और ये जो बैक्टीरिया है आपका यहाँ पे, और ये आर्की है, ये मोनेरा से संबंधित है। तो थ्री डोमेन सिस्टम में अभी आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे बैक्टीरिया था, आर्की था और यूकैरियोटा था। ठीक है, कार्ल वॉयस द्वारा जो है दिया गया था। उसके बाद याद रखना आपको फोर किंगडम सिस्टम आता है। फोर किंगडम सिस्टम आता है। तो फोर किंगडम सिस्टम दिया जाता है आपका कोपलैंड द्वारा। किसके द्वारा? कोपलैंड द्वारा। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो फोर किंगडम सिस्टम में आपका जो प्लांटी भी था, एनिमलिया भी था, ठीक है, फंगस भी थी, और आपका जो यहाँ पे याद रखना है मोनेरा भी आ गया था। क्यों आया था मोनेरा? क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा था और आर्की 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 देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मोनेरा जो है फोर किंगडम सिस्टम में डाल, अलग किंगडम में डाल दिया आपका कोपलैंड में। फिर आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइव किंगडम सिस्टम। क्या आता है? फाइव किंगडम सिस्टम। इसी सिस्टम को जो है हम डिटेल में करेंगे। ये सिस्टम जो है आपका आर.एच. विटेकर द्वारा जो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. विटेकर द्वारा 1969 में। और इसमें जो आपका प्लांटी तो शुमार किया गया था, एनिमलिया को भी शुमार किया गया था, ठीक है, और आपका जो फंगस को भी डाला गया था। फिर आपका जो यहाँ पे मोनेरा को भी डाला गया था। ठीक है, एट लास्ट जो ऑर्गेनिज्म बच गए थे उसको हमने कहाँ डाल दिया? वो प्रोटिस्टा में जो है डाल दिया यहाँ पे। तो ये फाइव किंगडम सिस्टम आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और ये फाइव किंगडम सिस्टम जो था वो यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन के लिए कुछ मेन क्राइटेरियाज लिए गए थे, जिसमें से एक था आपका सेल वॉल या सेल टाइप बोल सकते हैं। दूसरा आपका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया था इनका सभी का, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको पूछा गया है कि फाइव किंगडम सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन था, वो क्राइटेरिया कौन सा था? वो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चौथा आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं ये। ठीक है, पांचवा आपका जो यहाँ पे उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है पांचों सिस्टम का, वो यहाँ पे जो बताया जाता है। ठीक है, तो ये पांच आपको जो मेन क्राइटेरिया आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके बाद भी एक सिस्टम आता है आपका, कौन सा आता है? वो सिक्स किंगडम सिस्टम। कौन सा आता है? सिक्स किंगडम सिस्टम। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे थ्री डोमेन सिस्टम में एक तो बैक्टीरिया आपका यहाँ से लिया जाता है सिक्स किंगडम सिस्टम में, एक आपका लिया जाता है यहाँ पे आर्की। ठीक है, डोमेन सिस्टम्स में से। और आपका यहाँ पे जाओ फाइव किंगडम सिस्टम में से जाओ जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्लांटी, ठीक है, फिर आपका एनिमलिया, फिर आपका जो फंगस, और फिर आपका प्रोटिस्टा, ये जो है आपके सिक्स किंगडम सिस्टम जो में जो आते हैं आपके। तो ये आपको जो याद रखने हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सिक्स किंगडम सिस्टम। ठीक है, बैक्टीरिया एंड आर्की इंक्लूडेड फ्रॉम थ्री डोमेन सिस्टम, and Plantae, Animalia, Fungi, Protista included from the five kingdom system. These all are eukaryotes. क्या क्या है? ये यूकैरियोट्स हैं। तो हम इसको जाओ यूकैरियोटों में भी डाल सकते हैं कार्ल वॉयस के थ्री डोमेन सिस्टम में। तो इतना आपको समझ आया? ठीक है, मैंने आपको जो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो आपको समझाया है इतना, आप इसको अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिएगा। अभी जो है लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपको बताना है कि थ्री किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया। थ्री किंगडम जो सिस्टम है वो किसके द्वारा जो है दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में भी जो आप जो है बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे फाइव किंगडम सिस्टम के बेसिक्स के बारे में। फाइव किंगडम सिस्टम के बेसिक्स के बारे में सबसे पहले यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बारे में हम यहाँ पे जो है बात करेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको याद रखना है सेल टाइप के बारे में। किसके बारे में? सेल टाइप के बारे में। तो सेल टाइप कैसा है इसका? ये प्रोकैरियोटिक जितने भी हैं, जितने भी मोरिनोरेंस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है आपका अब्सेंट है। क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बनने से पहले की जो है स्टेज आपकी प्रोकैरियोटिक स्टेज आती है। ठीक है, तो मोनेरस में आपका
न्यूक्लियस जो नहीं होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा आपको याद रखना है सेल वॉल यहाँ पे जाओ कैसी है, नॉन सेलुलर है। कैसी है वो, नॉन सेलुलर है। किस चीज की बनी हुई है, वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, लेकिन सेल वॉल यहाँ पे जो है और एमिनो एसिड की जो है वो बनी हुई है। जनरली आपने देखा होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो या तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो वो नॉन सेलुलर होती है, पॉलीसेकेराइड होता है वो। तीसरा आपको याद रखना है जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी, वो अब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी, वो अब्सेंट रहेगी। इसको भी आपने याद रखना है। चौथा आपको पॉइंट याद रखना है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा, वो आपका सेलुलर रहेगा, ठीक है। पांचवा आपको याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं मोंदरा के अंदर। ये आपका जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो न्यूट्रिशन भी करता है, और कीमोसिंथेटिक भी करता है। और याद रखना है ये आपका हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता है, यानी कि ये सेप्रोफिटिक भी है और एक तरह से पैरासिटिक भी है। तो सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है आपको मोंदरा में। तो यही रीजन है कि आपका बैक्टीरिया जो मोस्ट अबंडेंट जो है वो आपका ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों है मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको कहीं भी जो है आपका उसका न्यूट्रिशन जो मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा के बारे में अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अच्छे से। सिंपल सी बात है, प्रोटिस्टा का जो सेल टाइप है वो कैसा है, वो यूकेरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा कैसा है, वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके पास वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो आपका प्रेजेंट है। क्या है, वो प्रेजेंट है। दूसरा याद रखना है सेल वॉल इसकी जो बनी हुई है सेलुलोज की, ठीक है, एज इन केस पेलिकल आपको याद रखनी है यूग्लेना के अंदर। तो यूग्लेना में जो सेल वॉल होती है वो आपके पेलिकल बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है, ठीक है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर जो है प्रेजेंट है, क्योंकि ये आपके यूकेरियोटिक है, तो जहां भी यूकेरियोटिक होगा वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहेगी। चौथा आपको याद रखना है बॉडी लेवल जो है यहाँ पे कैसी है, वो यूनिसेलुलर है, यानी कि जनरली सेलुलर बना हुआ है, वो सिंगल सेल्ड है, ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद रखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद रखना है इसका कि वो कैसा है, वो आपका ऑटोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक में कैसा है, वो आपका फोटोसिंथेटिक है। कैसा है वो, फोटोसिंथेटिक है। कैसा है वो, फोटोसिंथेटिक है। और हिट्रोट्रॉपिक भी है। और फिट्रोट्रॉपिक में कैसा है, वो आपका सेप्रोफिटिक टाइप का है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फंगस की। किसकी बात करेंगे, फंगस की बात करेंगे। तो तीसरा कौन सा जो है हमारे पास किंगडम आता है, फंगस। तो फंगस इज ऑल्सो यूकेरियोटिक, यानी कि इसके पास भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, ठीक है, वो सेलुलोज की नहीं बनी हुई है, इसको आपने याद रखना है। तो फंगस की सेल वॉल किसकी चीज की होती है, वो काइटिन की जो बनी होती है। अब तीसरा याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जाओ प्रेजेंट रहते हैं। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक है। चौथा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जाओ मल्टी सेलुलर बॉडी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जाओ लूज टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है, लूज टिश्यू से बनी हुई बॉडी देखने को मिलेगी। और पांचवा याद रखना है आपको, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पहला किंगडम देखने को मिला अभी आपको, कि जो कि हेट्रोट्रॉफी की मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो करता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक में भी आपका सेप्रोफिटिक भी होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाया जाता है, और ये पैरासिटिक भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फंगस के बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्लांटी के बारे में। इसके बारे में, प्लांटी के बारे में। प्लांटी में आपको याद रखना ये आपका यूकेरियोटिक है, जैसे कि आपका प्रोटिस्टा है या फंगस है, वो भी यूकेरियोटिक है, ये भी यूकेरियोटिक है। यहाँ पे भी जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, ना तो वो पेलिकल की बनी हुई है, ना वो काइटिन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है।
प्लांट सेल होता है ना, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो वो किस चीज की बनी हुई है, वो आपकी सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, सेलुलोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जनरली आपका जो है वो पॉलीसेकेराइड में आता है ये। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी जो है कैसी है, वो प्रेजेंट है क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है इसका, ये ओनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अभी के लिहाज से आपका ऑटोट्रॉपिक है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं, जैसे आपका जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं कुछ खसकट्टा वगैरह, तो वो हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे जाओ जो एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है टेबल में, तो आपका वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उसका, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद आपको याद रखना है एट लास्ट एनिमलिया। ठीक है, क्या याद रखना है, एनिमलिया। तो एनिमलिया इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक, ये आपका यूकैरियोटिक है। अगर पूछा गया कि 5 किंगडम सिस्टम में से कौन सा ऐसा जो है वो सिस्टम है, किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, वो आपका मोनेरा है। अगर पूछा गया आपको कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो वो आपका एनिमोलिया है। तो सेल वॉल यहाँ पे जो है वो absent रहती है, तो द ओनली सिस्टम विच हैव नो सेल वॉल इज कॉल्ड एज एनिमलिया। ठीक है, उसी तरह से याद रखना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है क्योंकि ये आपका यूकैरियोटिक है। और यहाँ पे जाओ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी है। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे बॉडी बनती है। तो ह्यूमंस आप देख लो तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वहाँ पे। उसी तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जनरली होलोजोइक भी होते हैं, और आपका सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाते हैं, और आपका पैरासिटिक भी होते हैं कुछ। ठीक है, पैरासिटिक भी जो है वो होते हैं। ठीक है, जनरली आपको इतना याद रखना कि वो होलोजोइक और आपका सेप्रोफिटिक होते हैं। तो ये आपको करेक्टर्स आपको नोट कर लेने हैं, ये 5 किंगडम सिस्टम का जो चार्ट है वो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, फंगस को जो है हमने क्यों प्लांटी में से निकाला, बैक्टीरिया को क्यों हमने प्लांटीज में से निकाला, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो जब 2 किंगडम सिस्टम आया था, तो 2 किंगडम सिस्टम में बोला गया था कि हमने जाओ बैक्टीरिया को भी, और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को भी, ठीक है, फंगस को भी, जितनी भी मोसिस हैं उनको भी, फंस को भी, जिम्नोस्पर्म्स को भी, और आपका एंजियोस्पर्म्स को भी, सभी को हमने जो किस में डाला है, वो प्लांटी किंगडम में डाला है। अब ऐसा क्यों इन्होंने किया था, क्यों जो है कैरोलस लिनस ने ये किया था कि इनको जो सभी को जो प्लांटी किंगडम में डाला, क्योंकि इनके पास सभी के पास सेल वॉल थी। क्या थी, सेल वॉल थी। अब जो 3 किंगडम सिस्टम देने वाला आया उन्होंने जब स्टडी किया इसके ऊपर, उन्होंने देखा कि नहीं, फंगस के पास तो जाओ कुछ अलग टाइप की सेल वॉल है, वो क्या है, वो काइटिन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि फंगस के लिए अलग से एक किंगडम बना दिया, यानी कि फंगस किंगडम बना दिया, फंगाई के जो किंगडम बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपके कार्ल बॉयज आते हैं और आपके कोपलैंड आते हैं, वो देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रेन एल्गी है वो तो नॉन सेलुलर है, तो उनके लिए उन्होंने अलग से किंगडम बना दिया, मोनेरा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन आता है, क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा। जनरली जो है एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 18 पे, तो क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगारा का जो किस में प्लेस किया गया है, वो एल्गी में प्लेस किया गया है। लेकिन आपको याद रखना है क्लैमिडोमोनास आपका जनरली आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलता है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लैमिडोमोनास आता है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि पैरामीशियम, पैरामीशियम और एनिमलिया को पुराने समय पे एनिमलिया के अंतर्गत डाला गया था। सॉरी आपका एमीबा को एनिमलिया के अंतर्गत डाला गया था, लेकिन उसको बाद में निकाल कर कहाँ डाला गया, प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया था।
डाला गया। ठीक है, याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है क्लोरेला। क्लोरेला को जाए पहले जाओ कहीं और डाला गया था, ठीक है, एल्गी में डाला गया था, लेकिन उसके बाद उसको जाओ प्लांटी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? प्लांटी में डाल दिया। किसमें डाल दिया? प्लांटी में डाल दिया, क्योंकि वो वहां पे जो सेल वॉल जो देखने को मिल रही थी, सेम देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया थे कुछ, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते थोड़ा सा, अब यहाँ पे जो है बात करेंगे हम डिटेल में किंगडम मोनेरा के बारे में। इसके बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में, यहाँ पे जनरली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जनरली आपका जो प्रोकैरियोटिक है, तो बैक्टीरिया में कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जाओ अब्सेंट रहती है। कैसी रहती है? अब्सेंट रहती है। तीसरा आपको याद रखना है कि ये नॉन सेलुलर है। क्या ये नॉन सेलुलर है? यानी कि ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ है, इसका जाओ सेल वॉल। ठीक है, चौथा आपको याद रखना है सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि ऑटोट्रोपिक भी करता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक भी करता है उसमें, और कीमोसिंथेटिक भी करता है, और हेटरोट्रोपिक भी करता है, यानी कि सेप्रोफिटिक भी करता है, और पैरासिटिक भी नेचर भी जो है बिहेव करता है। तो मोनेरा में एक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। अब जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा का जो सोल मेंबर है। क्या है वो? एक अच्छा मेंबर है। सबसे जो है वो बड़ा मेंबर यहाँ पे बैक्टीरिया जो रहता है आपका मोनेरा का। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया पीछे कि मोनेरा जो है आपका, वो आपका पीछे देखिए यहाँ पे मोनेरा में कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये करता है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसको बैक्टीरिया को मोस्ट अबंडेंट जो है वो बोलेंगे। तो बैक्टीरिया इज मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है वो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, और ये आपका ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली बहुत सारी सॉइल्स में आपको देखने को मिलता है, वाटर में देखने को मिलता है, डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, हॉट स्प्रिंग्स में आपको देखने को मिलता है, डीप ओशियंस में आपको देखने को मिलता है, ये कहीं भी सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों ये सर्वाइव करता है? क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसको जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर जगह मिल जाता है अपना। ठीक है, ये पैरासाइट की तरह भी बिहेव कर लेता है। तो बैक्टीरिया को हम यहाँ पे जो 4 कैटेगरीज में जो बांटते हैं। ठीक है, उसके शेप के आधार पर। किसके आधार पर? शेप के आधार पर। तो स्फेरिकल अगर शेप होगी तो हम उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? कोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोकस। इस तरह से। ठीक है, अगर उसकी जो रॉड शेप होगी बैक्टीरिया की तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैसिलस बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से रॉड शेप। ठीक है, और अगर जो है वो आपका कॉमा शेप्ड होगा बैक्टीरिया इस तरह से। ठीक है, तो आपका जो है वो याद रखना है आपको, उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रियो। ठीक है, और अगर आपका जो है वो स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, अगर आपका स्पाइरल शेप्ड होगा तो याद रखना है आपको कि वो आपका इस तरह से होगा, स्पाइरलम बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको? स्पाइरलम। एज इन केस, जैसे कर्ड में मैंने आपसे पूछा कि लैक्टोबैसिलस वहाँ पे बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है वहाँ पे कर्ड में? लैक्टोबैसिलस। तो याद रखो यहाँ पे बैसिलस शब्द आ रखा है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया कैसा है? वो आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा है वो? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। उसी तरह से कोलेरा जिससे फैलता है, वाइब्रियो कोलेरा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है वाइब्रियो कोलेरा, जिससे कोलेरा जो है फैलता है। तो यहाँ पे वाइब्रियो देखो, वाइब्रियो क्या है? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के कैटेगरीज में बांटा है शेप के आधार पर हमने बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर होता है वेरी सिंपल होता है, और वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, बिहेवियर का होता है। और याद रखना है कि जनरली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, और वो हिटोट्रोपिक भी जो है होते हैं, और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं और केमोसिंथेटिक भी होते हैं। ये आपको मैं अभी अब बता दूंगा आपको एग्जाम्पल के तौर पे। उसके आपको आगे याद रखना है, एक आता है आर्की बैक्टीरिया। क्या आता है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो, आर्की का मतलब यहाँ पे एंशियंट से। ठीक है, एंशियंट बैक्टीरिया या बोल सकते हैं। कार्ल वॉयज इसको जो डिस्कवर करते हैं या खोजते हैं, ये मैंने पढ़ा है एक जगह ना। ठीक है, तो मोस्ट हार्श जो हैबिटेट्स होते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज होते हैं, सॉल्टी एरियाज को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स बोलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि हेलोफाइल्स कहाँ होते हैं, वो आर्कीबैक्टीरिया है एक तरह से। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स होता है जितने भी, ठीक है, और आपका जो है वो हार्ट स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है नीट वगैरह में, एचपीएस वगैरह में, या एचपीटीसी वगैरह में, टेट वगैरह में, कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, या फिर जाओ जो गट होती है रूमिनेंट्स की, जितने भी काउ होता है या बफेलो होता है, उनके गट्स में जाओ मिथेनोजन्स होता है बैक्टीरिया, तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो रहते हैं, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं। और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। और ये आपके क्या बोलते हैं, उसको बायोगैस ही बोलते हैं। जिस गैस को हम बायोगैस प्लांट में यूज करते हैं वो मीथेन गैस ही है। और इसको जो हम गोबर गैस ही बोलते हैं। तो काव डंग केक में जो कौन सी गैस होती है, वो मीथेन गैस होती है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया थे सारे के सारे। अब यहाँ पे जाओ, मैं एट लास्ट आपको यहाँ पे यू बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। यू बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, और इतना याद रखना है, ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पे रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। दूसरा, ये मोटाइल होते हैं, यानी कि इसके पास जो है फ्लैजिला है। क्या है ये, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की अरेंजमेंट कितनी होती है, 9+2 अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अगर पूछा गया आपको 9+0 अरेंजमेंट, तो वो सेंट्रियोल की होती है। किसकी होती है, वो सेंट्रियोल की होती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो 9+2 अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जहाँ पे होगा, तो वो जो है वो आपका ऑर्गेनिज्म मोटाइल होगा, यानी कि वो लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। ये बैक्टीरिया है, अब इसके ऊपर ये फ्लैजिला लगा हुआ है, तो ये मोटाइल है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या है आपके, वो ट्रू बैक्टीरिया है, क्योंकि वो मोटाइल है और उसके पास रिजिड सेल वॉल है। उसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया की। साइनो बैक्टीरिया को हमने जाओ प्लांटी में से क्यों निकाला था, क्योंकि इसलिए निकाला था हमने यहाँ से इसे, क्योंकि ये आपका जो प्रोकैरियोटिक था। क्या था ये, प्रोकैरियोटिक था। बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक था। तो इसलिए हमने जो इसको अलग से निकाल निकाल के जो प्रोकैरियोटिक में जो है डाला, मोनेरा में जो है उसको हमने डाला। तो यहाँ पे देखिए, अब इनको इसको जो है प्लांटी में क्यों डाला गया था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिल रहा था। क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिल रहा था। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया को, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलता है, लुक लाइक अ ग्रीन प्लांट। तो ये एक तरह से फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। क्या ये, ऑटोट्रॉप है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं वो। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है वो, यूनिसेलुलर होता है, वो सिंगल सेल से जो है वो बना हुआ होता है। और दूसरा वो कोलोनियल है। और फिलामेंटस बॉडी है उसकी, कैसी है वो, फिलामेंटस बॉडी है। ठीक है, मैराइन हैबिटेट में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी जो है रहता है। इसको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे फिलामेंटस बॉडी है, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, नोस्टॉक और एनाबिना का। ये आपके जो एक तरह से साइनोबैक्टीरिया ही है। और इनके पास जो हेटेरोसिस्ट होता है। क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। ये आपका जो एक एक पार्ट है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो हेटेरोसिस्ट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बना हुआ है नॉस्टॉक और एनिमल के अंदर, या फिर बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के अंदर, या फिर साइनोबैक्टीरिया के अंदर बोल सकते हैं आप इसको। एक होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे मोनरेंस हैं, जो कि कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि आपका नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्राइट्स। ठीक है, अमोनिया। ठीक है, तो ये आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, जिनको जो है वो ऑक्सीडाइज करता है कुछ बैक्टीरिया। और इनके ऑक्सीडाइज होने के बाद जो एटीपी जो प्रोडक्शन होता है, वो आपकी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका जो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। क्या करता है वो, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। कैसे न्यूट्रिएंट्स को, जनरली नाइट्रोजन को, फोस्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। तो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कौन से बैक्टीरिया कर रहे हैं, वो किस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कर रहे हैं।
तो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज करते हैं? वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। किसकी आती है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, ठीक है। सबसे मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अबंडेंट नेचर, जनरली एक्ट करते हैं ये डिकम्पोजर्स की तरह। कैसे करते हैं? वो डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाते हैं, ह्यूमंस को भी जो इफेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को भी इफेक्ट करते हैं, पेट्स को भी इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिकम्पोजर्स का नाम दिया है। सबसे पहले तो याद रखना है कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कर्ड बनाने में, दही बनाने में जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका कौन सा बैक्टीरिया है? वो कर्ड का बैक्टीरिया है, कर्ड के अंदर देखने को मिलता है। उसी तरह से एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए भी जो है हम यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आपका राइजोबियम होता है, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो वो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा है? वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही है। कैसा है? वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही है। उसी तरह से यहाँ याद रखना है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करता है पैथोजेंस की तरह भी। किसकी तरह भी? पैथोजेंस की तरह। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो कि किसी भी डिजीज को जो है वो कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, क्रॉप्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी और पेट्स के अंदर भी। जैसे कि कोलेरा, कोलेरा फैलता है आपका वाइब्रियो कोलेरा से, यानी कि बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरियल जो डिजीज है, इसको आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है आपका साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से जो फैलता है। तो ये आपका ये भी कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना है, ये आपके दोनों कैसे हो गए? आपके वो ह्यूमन बींग्स के जो अंदर डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज। उसी तरह से आपको याद रखना है एक आपको सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस से आप समझ रहे होंगे नींबू वगैरह में जो डिजीज होती है वो सिट्रस कैंकर है। तो ये आपका जो है वो xanthomonas सिट्री से फैलता है, ठीक है। ये आपका क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज के, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर है ये, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसी तरह से आपको एक और चीज आपको याद रखनी है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन के थ्रू। किसके थ्रू? बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में जो वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? वो स्पोर्स भी जो है प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी जो है वो आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अडॉप्ट करते हैं वो एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए जो है वो, और उसको ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरिया में। तो वो बैक्टीरियल कंजुगेशन की टेक्निक जो है यहाँ पे होती है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है माइकोप्लाज्मा के बारे में। इसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, स्मॉलेस्ट जो है वो लिविंग सेल इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन की विदाउट जो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और याद रखना है इसमें जो सेल वॉल नहीं होती है। क्या होती है? यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स के केस की तरह है ये आपका केस है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। और ये भी जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो कुछ जो पैथोजेनिक जो डिजीज जो फैलाता है, इसको आपने याद रखना है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आपको? टेलीग्राम पे आपको जो है वो कोई भी जो नोटिफिकेशन होती है, ठीक है, कोई भी जो पीडीएफ होती है लेक्चर से रिलेटेड जो वीडियोस होती है वो आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।